चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। एक बार फिर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड ईडीयू पर स्वागत है। ये जो सीरीज चल रही है वो 11th क्लास की फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल की क्लास चल रही है। और ये जो सीरीज चल रही है एनसीईआरटी की, ये बाइलिंगुअल है, यानी अब आपको जो मैटर मिलेगा वो आपको हिंदी में प्लस इंग्लिश में दोनों एक साथ मिलेगा। इसके पहले क्या होता था, क्लास में हम लोग इंग्लिश में ही मैटर देते थे लेकिन पढ़ाते हिंदी में थे, लेकिन अब आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। तो ये है लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल की, जिसमें हम पृथ्वी की आंतरिक क्रियाओं को पढ़ रहे हैं, उसका तीसरा लेक्चर है। और इसे जियोमॉर्फोलॉजी के रूप में भी जानते हैं, भौतिक भूगोल को, यानी भू आकृति विज्ञान। यानी भू मतलब पृथ्वी, पृथ्वी के ऊपर जो आकृतियां हैं या किस कारण आकृतियां बनी उसके विज्ञान को समझ रहे हैं। तो भौतिक भूगोल कहिए, भू आकृति विज्ञान कहिए। और हम पढ़ रहे हैं एंडोजेनिक आंतरिक जनित प्रक्रिया और स्थल मंडल पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। अभी हम स्थल मंडल को पढ़ रहे हैं। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं ये जो हम सीरीज पढ़ रहे हैं वो हमारे पेपर की दृष्टि से किस एरिया में इंपॉर्टेंट है। तो यूपीएससी हो या पीसीएस हो, उसका जो मेंस का जनरल स्टडीज पेपर 1 है, उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी का सेक्शन जो है, जो जैसे यूपीएससी का टॉपिक नंबर 10, 11, 12 है, उसमें टॉपिक है आवर ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स सोलर सिस्टम। यानी उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी में स्पेसिफिक मेंशन किया गया है, उसका ये छुपा हुआ टॉपिक है जिसमें हमको ये भी कवर करना है। इसके अलावा जियोमॉर्फोलॉजी भी पढ़नी है, क्लाइमेटोलॉजी भी पढ़नी, ओशनोग्राफी यानी भू आकृति विज्ञान पढ़ना है। उसके बाद जो है महासागरीय विज्ञान पढ़ना है और हमें जलवायु के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा जैव विविधता के बारे में पढ़ना है और दुनिया की जो आर्थिक और ह्यूमन ज्योग्राफी उसके बारे में पढ़ना है। इंपॉर्टेंट प्लेस मैपिंग के बारे में पढ़ना है। तो हम लोगों ने ये 2 लेक्चर कवर कर लिया है, वर्ल्ड लेवल पर 2 कवर कर लिया है, ये तीसरा चल रहा है। जियोमॉर्फोलॉजी ये भी कवर कर लिया है, यानी जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी और बायोज्योग्राफी ये बचा हुआ है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं, यानी भू आकृति विज्ञान का लेक्चर हम लोग ले रहे हैं। और वहीं यूपीएससी या पीसीएस प्रीलिम्स की बात करें तो उसमें जो चैप्टर है, टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसमें हम लोग फिजिकल, भौतिक भूगोल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी वर्ल्ड लेवल पर देख चुके हैं। इंडिया का पढ़ना है, वो भी पैरेलल चलेगा इसके साथ ही। तो ये हमारा सिलेबस से संबंध है इसका। अभी हमने बात की कि जो हम लोगों ने इसके पहले जो 3 क्लासेस की एनसीईआरटी की फंडामेंटल ज्योग्राफी यानी भूगोल की जो आधारभूत समझ है उसका विकास, उसको समझ लिया, और हमारे सोलर सिस्टम और अर्थ को समझ लिया, अर्थ के आउटर शेप एंड साइज को समझ लिया। ये 3 लेक्चर जियोमॉर्फोलॉजी से अलग है, भौतिक भूगोल में ही आएंगे लेकिन जियोमॉर्फोलॉजी से अलग है, जिसमें हम लोगों ने हमारे जो सौर मंडल है उसका कैसे विकास हुआ, ब्रह्मांड का विकास कैसे हुआ उसको समझ लिया, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ उसको समझ लिया। इसके पहले जो हम लोग लेक्चर जियोलॉजिकल टाइम स्केल देखा है, उसका लेक्चर आपको जरूर देखना चाहिए। जियोलॉजिकल टाइम स्केल लेक्चर नंबर 2 है जियोमॉर्फोलॉजी का या भौतिक भूगोल का। तो उसमें आप जाएंगे तो आपको मिलेगा अर्थ के बारे में, उस पर कैसे जीव आए, शुरुआत में कैसे चट्टान बनी, फिर उन सब का क्रम कैसे और वर्तमान युग तक, वो पूरा दिया गया है। ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल इसके पहले हमने कवर कर लिया इसके पहले वाले लेक्चर में। और लैटिट्यूड यानी अक्षांश कवर कर लिया, देशांतर कवर कर लिया, और उसके अलावा जो प्रधान मध्याह्न रेखा उसको कवर कर लिया, पृथ्वी की गति को कवर कर लिया है, और गति के कारण जो इफेक्ट आते हैं पृथ्वी पर, दिन रात, मौसम में परिवर्तन, ये सब समझ लिया है। पृथ्वी का अपने एक्सिस पर झुकाव को समझ लिया है, और लोकल जो यानी और स्टैंडर्ड टाइम लाइन, इंटरनेशनल डेडलाइन उसको समझ लिया है। सोलर और लूनार एक्सप्रेस यानी सूर्यग्रहण, चंद्रग्रहण को भी समझ लिया है। तो ये जो लिथोस्फीयर है यानी स्थल मंडल का एंडोजेनिक प्रोसेस, यानी जो पृथ्वी के अंदर की गति हो, पृथ्वी की आंतरिक जो संरचना में यानी फोर्स के कारण जो परिवर्तन हो रहा है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अभी हमने देखा, आज ये तीसरा लेक्चर है जिसमें हम लोग रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। यानी पहले अर्थ का इंटीरियर फीचर जान लिया,
इंटरव्यू फीचर में हम लोग देखा कि अर्थ को जो है 3 भाग में डिवाइड करते हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। अब क्रस्ट, मेंटल, कोर के बारे में जानने के बाद उस पर जो क्रस्ट में जो मिनरल्स पाए जाते हैं हमारी पृथ्वी के अंदर, और उसके अलावा जो रॉक्स यानी चट्टानें पाई जाती हैं वो कैसे बनती हैं, उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, कितने प्रकार की चट्टान होती है और उनका बनने का क्रम क्या होता है, और उन रॉक को समय के साथ टूटने फूटने के साथ मृदा में पर कैसे परिवर्तित होती हैं उसको समझेंगे। सॉरी। लेक्चर 2 हम समझ चुके जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे। अब जो लेक्चर 3 होगा वो होगा फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ थ्योरी, यानी थ्योरी पर, यानी जो थ्योरी दी गई है, सिद्धांत दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ का मतलब होता है, जब हम लोग कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पहले हम पढ़ेंगे, इसको 3 पार्ट पढ़ेंगे, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। इसको पहले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ लेंगे, समुद्र तल को फैलना पढ़ना, फिर प्लेट टेक्टोनिक जो मॉडर्न थ्योरी है उसको पढ़ेंगे। फिर लेक्चर 4 जो होगा सेकंड ऑर्डर रिलीफ फीचर, यानी माउंटेन, प्लेट और प्लेन, अदर लैंडफॉर्म। अभी हम आपको आगे समझाते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ फीचर क्या होता है, यानी जो पहला प्राथमिक क्रम में आने वाला उच्चावच क्या होता है, उसके संबंध में ये थ्योरी दी गई है। महाद्वीप यानी पूरे महाद्वीप की बात की जा रही, उस पर छोटे छोटे पर्वत, पठार, मैदान, इसकी बात नहीं की जा रही, पूरे महाद्वीप को। तो ये हो जाएगा, यानी जब बड़े बड़े कॉन्टिनेंट की बात की जाए, चाहे वो ओशियन हो या महाद्वीपी, वो फर्स्ट ऑर्डर में आएगा। और महाद्वीप के ऊपर माउंटेन, प्लेट, पठार, मैदान, वो जो छोटे लैंडफॉर्म है वो आएंगे आपके सेकंड ऑर्डर में। आपको ये ध्यान रखना है, कभी कभी सेकंड फर्स्ट ऑर्डर पूछ लेता है, ये ऑप्शनल वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, या ज्योग्राफी से जो पीजीटी की परीक्षा दे रहे हैं, टीजीटी, उनके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जीएस में फर्स्ट पेपर में ऑप्शनल मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये लैंडफॉर्म देखते हैं, अभी हम समझ लेते हैं क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर। अब ये फर्स्ट ऑर्डर यानी प्राथमिक क्रम में कौन सा आता है, महाद्वीप आते हैं। जैसे फर्स्ट पहले क्या बना होगा, हमने बताया महाद्वीप बना होगा, फिर महाद्वीप के ऊपर क्या बना होगा, महाद्वीप के ऊपर क्या बना होगा, माउंटेन, पठार या फिर पर्वत, पठार, मैदान, यानी पूरा पूरा पहले ये बना होगा, ये हो गया महाद्वीप। उसके ऊपर पर्वत, फिर पठार, फिर क्या होगा, मैदान, फिर महासागर। पहले महासागर बना होगा, फिर ट्रेंच बना होगा, तो ये सेकंड रिलीफ फीचर। अब देखिए फर्स्ट रिलीफ फीचर में महासागर आएगा, सेकंड में क्या आएगा, उसका सेल्फ, यानी ये हो गया कॉन्टिनेंट। ये हो गया कॉन्टिनेंट, पहले ये कॉन्टिनेंट बना, ठीक। अब ये आएगा फर्स्ट रिलीफ में, ये महासागर बना, पहले महासागर बन गया, ये आएगा फर्स्ट रिलीफ में। अब इसके ऊपर अगर हम बन जाए पर्वत, तो ये आएगा सेकेंड रिलीफ, यानी दूसरी प्रक्रिया में बना। फिर इसके बाद क्या बना, पठार बना, फिर उससे कम ऊंचाई पर मैदान बना। फिर क्या आया, समुद्र की बात करेंगे तो क्या बना, कॉन्टिनेंटल शेल्फ बना। मैदान के बाद क्या आता है, प्लेन के बाद शेल्फ बनता है, ये कम गहरा होता है। फिर स्लोप, ये उसकी अपेक्षा तीव्र होता है, यानी तीव्र ढाल होता है और ज़्यादा गहराई में होता है। फिर क्या बनता है, फिर ये बन जाएगा समुद्र का बेसिन, और फिर ये आ जाएगा डीप ओशियन वाला पार्ट, यानी ट्रेंच वाला। तो ये आ जाए सेकंड रिलीफ फीचर में। थर्ड रिलीफ फीचर में क्या आएगा, जो छोटे छोटे आइलैंड है, कोस्ट लाइन एरिया है, शोर लाइन एरिया, एटॉल है, यानी ओशियन पर जो छोटी छोटी क्रियाएं होकर बनी है, वो थर्ड रिलीफ फीचर में। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई, लैंडफॉर्म में हमने सेकंड रिलीफ फीचर, हमने तो बताया जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ेंगे तो फर्स्ट रिलीफ फीचर ऑर्डर इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम लोग कॉन्टिनेंट कैसे बना उसके बारे में पढ़ेंगे, ना कि माउंटेन, पहाड़, पर्वत के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे संबंधित जो थ्योरी दी गई है उसको पढ़ेंगे। फिर सेकंड क्रम में हम माउंटेन, पठार, पर्वत, फिर उसके बाद ये पढ़ेंगे। तो यही क्रम होगा जियोमॉर्फोलॉजी का या भौतिक भूगोल का, जो हम लोगों को एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अब इसके पहले हम लोगों ने अर्थ के क्रस्ट के अर्थ के बारे में पढ़ा, इंटरनल फीचर के बारे में एक बार रिवीजन कर लेते हैं। यानी अर्थ का ये जो एरिया महाद्वीपीय क्रस्ट, ये कैसे बना, ओशियन कैसे बना, ये आ जाएगा फर्स्ट रिलीफ फीचर में। अब बात करते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अर्थ को तीन भागों में बांट देते हैं, सॉरी बराबर नहीं, 3 भागों में बांट देते हैं। पहला तो क्रस्ट, दूसरा क्या हो जाएगा मेंटल,
फिर तीसरा कोर। अब क्रस्ट को अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, और इसको क्या अपर मेंटल, लोअर मेंटल, फिर इसको आउटर कोर, इनर कोर। क्रस्ट में क्या होता है, सियाल यानी सिलिका और एल्युमिनियम, ये मेंटल में सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम। इसमें क्या होता है, निफे यानी निकिल और फेरस, लोहा। और जो क्रस्ट होता है, क्रस्ट के नीचे अपर मेंटल वाला भाग होता है और लोअर क्रस्ट का भाग, यहाँ पाया जाता है एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर मतलब, एस्थेनो मतलब क्या होता है, कमजोर, स्फीयर मतलब जो है सतह होती है। ये होता है जेली भाग में, जिसके ऊपर क्या होता है, महाद्वीपीय प्लेट और ओशियन प्लेट क्या होता है, तैरती हैं या फिर गति करती। और यही एस्थेनोस्फीयर से, मेंटल से जो है मैग्मा निकलता है। एस्थेनोस्फीयर एक कमजोर परत होती है, इसको तोड़कर जो है सतह पे आता है। तो इतने फैक्ट ध्यान रखना। आउटर कोर क्या होता है, आउटर कोर जो है तरल अवस्था में होता है, और जो इनर कोर होता है वो फ्रीजिंग यानी आपको जमे हुए या ठोस अवस्था में पाए। मेंटल पूरी की पूरी जो है ठोस अवस्था में। और एक चीज ध्यान रखना फैक्ट में, ऊपर से नीचे जाएंगे तो डेंसिटी में आपको जो है बढ़त मिलेगी, तापमान में बढ़त मिलेगी, प्रेशर में भी जो है आपको बढ़त मिलेगी। लेकिन अगर वही क्वेश्चन आ जाए कि लगातार ऊपर से नीचे जाने पर कॉन्टिन्यूअस जो है आपको डेंसिटी जो है आपको बढ़ती हुई दिखाई नहीं देगी, ना ही टेम्परेचर बढ़ता हुआ, क्योंकि उसका कारण है अगर कॉन्टिन्यूअस टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इनर कोर की फ्रीजिंग अवस्था में है, आउटर कोर लिक्विड अवस्था में, ये जो है मेंटल जो है क्या कहते हैं, ये सॉलिड अवस्था में। तो कॉन्टिन्यूअस जो है, इससे ये पता चलता है कि कॉन्टिन्यूअस ना तो डेंसिटी बढ़ रही है, ना तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, ना तो जो है प्रेशर बढ़ रहा है। ये चीज ध्यान रखना है। और क्या बात ध्यान रखनी है, इस पूरे क्रस्ट यानी पूरे अर्थ की एवरेज डेंसिटी होती है 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है, इस क्रस्ट को सबसे पहले जो डिसकंटिन्यूटी यानी अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को कौन सा लाइन अलग करता है, कॉनरेडो। और वहीं लोअर क्रस्ट जो है और अपर क्रस्ट जो है यानी ये वाला पार्ट, उसको कौन सा लाइन अलग करता है, मोहोवरिक। अब बात करेंगे रेपिती की, वो अपर एंड लोअर मेंटल को ये वाली लाइन को अलग करती है। फिर बात करेंगे गुटेनबर्ग को, वो कौन सा अलग करता है, लोअर मेंटल यानी ये वाला एरिया और आउटर कोर यानी ये वाले एरिया के बीच में ये जो लाइन है, इसको गुटेनबर्ग अलग करता है। लेमन क्या अलग करता है, आउटर कोर को इनर कोर से अलग करता है। तो ये चीज पिछले क्लास का रिवीजन हो गया जो हमने अर्थ के इंटीरियर फीचर में देखा था। अब बात करते हैं रॉक्स या चट्टान। चट्टान जो है पृथ्वी की सतह पर पाया जाता है और पृथ्वी के सतह का निर्माण करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और यह ठोस खनिज पदार्थ होता है। और चट्टान के अध्ययन को पेट्रोलॉजी यानी साइंस की भाषा में रॉक का अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं, पेट्रोलॉजी। सॉरी। और ये क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी पीटी में। और चट्टान की जो संरचना होती है, उसके अगर कोई चट्टान है उसकी आयु निर्धारित करनी हो तो कार्बन 14 डेटिंग से या रेडियोधर्मी पदार्थ के माध्यम से जो है कार्बन 14 के माध्यम से हम लोग ज्ञात करते हैं। अब बात करते हैं मिनरल्स क्या होता है यानी खनिज क्या होता है। हमारी पृथ्वी पर ज्यादातर जो है चट्टान से बनी होती है, और वो चट्टान जो होती है, जो चट्टान बनने का क्रम है, वो बहुत से खनिज जो हैं वो संयुक्त रूप से मिलकर जो है, उनके विभिन्न गुण होते हैं, उनको मिलकर बनते हैं। और जो मिनरल्स होते हैं उनकी बात करें तो उनकी एक जो विशेषता होती है, वो कई छोटे छोटे परमाणुओं से 3D डायमेंशन के पैटर्न में व्यवस्थित क्रम में मिलकर जो है एक बड़े चट्टान का आकार देते हैं। और जो खनिज होते हैं उनकी उपस्थित और उनके गुणों की बात करें तो उनमें बहुत एक विशेष प्रकार का एलिमेंट पाया जाता है। हर चट्टान में, हर मिनरल्स में अपना एक स्पेसिफिक गुण होता है। अगर वहीं
क्लासिक एग्जाम्पल की बात करें तो कार्बन जो है, कार्बन में क्या पाया जाता है, कार्बन में हम लोग ग्रेफाइट पाए जाते हैं। ग्रेफाइट मिनरल्स है, कार्बन चट्टान है, कार्बन जो मिनरल्स है वो कार्बन वो ग्रेफाइट मिनरल्स में होता है, जो ग्रे हो सकता है, सिल्वरी हो सकता है और सॉफ्ट मिनरल्स होता है। कार्बन एटम्स की बात करें तो वो समय के साथ डिफरेंट टाइम में पैटर्न में अरेंज होकर क्या करता है, वो मिनरल डायमंड की शक्ल ले लेता है। और प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर जो है सामग्री है डायमंड। ठीक है, इसके बाद बात करें तो जो मिनरल्स की बात करें वो दो या अधिक जो है एलिमेंट से मिलकर बना होता है। जैसे अगर बात करें मिनरल्स में सल्फर हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये एक या दो से तत्वों से मिलकर बने। और जो सभी खनिज हैं वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाए जाते हैं और उनका जो मूल स्रोत होता है सभी खनिजों का वो गर्म मैग्मा है। यानी मैग्मा जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलती है वो उसका स्रोत है। अब बात करें जब मैग्मा ठंडा होता है तो खनिज जो है क्रिस्टलीय रूप में दिखाई देते हैं और चट्टान बनने के लिए समय के साथ जो है जमने लगने, उसके बाद उनका एक व्यवस्थित क्रम होता है और उन्हीं व्यवस्थित क्रम में क्या होता है, मिनरल्स और फिर चट्टान बनते। और जिनमें उन्हीं मिनरल्स में, मिनरल्स की बात करें, आपने क्या धात्विक और अधात्विक जो है मिनरल्स के बारे में सुना होगा। अधात्विक और धात्विक खनिज पदार्थ, और उन्हीं धात्विक जो खनिज पदार्थ है उनमें जिसमें आपको लोहे की मात्रा या मेटल्स की मात्रा पाई जाएगी उसे क्या कहते हैं, मेटेलिक मिनरल्स यानी धात्विक खनिज। जैसे हेमेटाइट में क्या पाया जाता है, धात्विक खनिज। मेटेलिक मिनरल्स को जो है हम ओर्स के नाम से अंदर यानी अयस्क के नाम से भी जानते हैं। सॉरी, इसके अलावा बात करें, अभी जैसे हमने बात की जिन खनिजों में धातुएं होती हैं, ये तो हिंदी में लिखा ही है। अब वहीं अर्थ के क्रस्ट की बात करें तो उस पर जो है 2000 ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, लेकिन जो हमें मिले हैं उसमें से केवल 6 ऐसे मिनरल्स हैं जो प्रचुर मात्रा में हमको मिलते हैं। और वो 6 मिनरल्स की बात करें जिसमें क्वार्टज हुआ और पायरोक्सिन हुआ, एम्फिबोल्स हुआ, माइका हुआ, ओलिवाइन हुआ या फेडल्फर्स हुआ, ओलिविन की बात करें या ब्रक की बात करें, तो ये 6 मिनरल्स मेनली हमको प्रचुर मात्रा में मिलते हैं अर्थ के क्रस्ट में। मिनरल्स में ये कुछ इमेजेस हैं, जैसे बायोटाइट हुआ, ये देखिए ब्लैक रॉक की तरह। कॉपर ये कुछ चमकीला मिलेगा आपको, और हार्ड डायमंड सबसे हार्ड होता है। और जो फेडल्सफर है ये आपको कुछ मिलेगा चट्टान की तरह, गोल्ड मिलेगा और हेरेटाइट मिलेगा, मैग्नेटाइट मिलेगा, क्वार्ट्ज मिलेगा, ये रंगहीन भी होता है, सिल्वर मिलेगा, टाल्क पाउडर जिसे हम कहते हैं। तो ये कुछ मिनरल्स मिलते हैं। और उन मिनरल्स के बारे में अगर बात करें, क्वार्ट्ज जो होता है ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जो किससे बना होता है, सैंड मतलब बालू और ग्रेनाइट से मिलकर बना होता है। बालू और ग्रेनाइट से मिलकर बना होता है, इसमें सिलिका की मात्रा पाई जाती है। और एक यह जो है हार्ड मिनरल के साथ जो है वाटर में घुलनशील भी होता है। यह सफ़ेद कलर या कलरलेस भी पाया जाता है। और इसका उपयोग, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको कि क्वार्ट्ज का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। रेडियो और रडार मैन्युफैक्चरिंग में क्वार्ट्ज का प्रयोग किया जाता है। अब फेल्डस्पर की बात करें तो इसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन मेजर एलिमेंट होते हैं सभी प्रकार के फेल्डस्पर में।
और सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम की बात करें, जो स्पेसिफिक वैरायटी होती है फेल्डस्पर की, उसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा सिलिकॉन, ऑक्सीजन तो होते ही हैं। पृथ्वी के आधे लगभग क्रस्ट में फेल्डस्पर पाया जाता है, और जो अल्काइल फेल्डस्पर होता है वो 12% पाया जाता है। 39% जो है जो पैलियोक्लेस फेल्डस्पर होता है वो पाए। फेल्डस्पर का इमेज, और ये जो लाइट क्रीम और या सैल्मन पिंक कलर होता है, और इनका उपयोग जो होता है ग्लास मेकिंग में या जो क्रीम होती है उनकी मेकिंग में बनाने में किया जाता है। इसके बाद बात करेंगे पायरोक्सिन की। ये कॉमन एलिमेंट होता है, इसमें जो कैल्शियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन, सिलिकॉन पाया जाता है। 10% पृथ्वी के क्रस्ट पर यही पायरोक्सिन पाया जाता है, और ये कॉमनली जो मिलता है मेटियोर्स में मिलते हैं। यह जो है कलर में ग्रीन और ब्लैक कलर का होता है। वहीं एम्फीबोल की बात करें तो ये इसमें एल्युमिनियम, कैल्शियम, सिलिकॉन, आयरन, मैग्नीशियम मेजर एलिमेंट होते हैं, और पृथ्वी पर लगभग 7% पाया जाता है। ये हरे कलर और काले कलर का हो सकता है। एस्बेस्टॉस इंडस्ट्री में इसका उपयोग किया जाता है। हॉर्नेबल एक और जो है एम्फीबोल्स है। इसके अलावा माइका अभ्रक की बात करें तो इसमें पोटेशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम या लोहा या सिलिकॉन हुआ, ये एलिमेंट पाए जाते हैं, इनसे मिलकर बना होता है। पृथ्वी के क्रस्ट पर 4% एरिया में पाया जाता है। इसे जो ये मिलता है इग्नियस, आग्नेय, और मेटामॉर्फिक यानी कायांतरित रॉक या चट्टान में मिलता है। और माइका जो है बहुत बड़ी मात्रा में जो है इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट बनाने में उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं चट्टान कैसे बनता है। चट्टान जो है खनिजों के मिलने से बनता है, उसमें इनऑर्गेनिक होते हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड भी होते हैं, मिनरल। अब बात करें जो रेगुलर और रिपीटिंग सीरीज ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं, यानी अणु होते हैं, परमाणु होते हैं, वो अल्टीमेटली समय के साथ रॉक के रूप में आते हैं। जैसे क्वार्ट्ज हमने देखा है, ये बहुत कॉमन मिनरल है, यानी बहुत कॉमन खनिज है। और उसके अलावा हैलाइट बहुत कॉमन टेबल सॉल्ट है। इसके अलावा बात करें अगर हम लार्ज क्वांटिटी में जो है पर्टिकुलर मिनरल की बात करें तो सिंगल क्रिस्टलाइन मिनरल पाया जाता है। इसके अलावा बात करें अगर मोर देन 1 मिनरल एक साथ पाए, यानी एक से अधिक मिनरल एक साथ पाए जाते हैं, तो उसे ही हम लोग जो है रॉक कहते हैं। अब वहीं स्थल मंडल की बात करें तो चट्टान बनती रहती है, फिर से कायांतरित होती रहती है, यानी इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक एक दूसरे में परिवर्तित होता रहता है, और ये डिफरेंट रीजन में पाया जाता है। इसी का हिंदी रूपांतरण यहां दिया गया है, आप देख लीजिएगा। ये जैसा हमने कहा था वो इसी का हिंदी रूपांतरण है। अब बात करेंगे तो कैसे इग्नियस रॉक बनता है। तो आग्नेय चट्टान कैसे बनती है। आग्नेय क्या होती है, पिघली हुई चट्टान जब ठंडी होकर जम जाती है तो उसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। यानी ये गर्म गरित लावा जब एस्थेनोस्फीयर से बाहर निकलता है, बाहर आकर क्या होता है, जम जाता है, ठंडा हो जाता है, तो ये क्या बन जाता है, आग्नेय चट्टान। यही लिखा है मेल्टन गर्म रॉक जो है कूल होकर क्या होता है, जब ठंड वो कठोर हो जाता है तो आग्नेय चट्टान बनती है। और ये गर्म गलित जो चट्टान है वो मैग्मा के रूप में आती है पृथ्वी के अंदर से। जब पृथ्वी के अंदर रहती है तो किस रूप में रहती है, लावा के रूप में बाहर आती है। मैग्मा जो होता है वो अंदर होता है, और ये आता है वोल्केनिक ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान। ये ज्वालामुखी प्रक्रिया हो रही है। और ग्रेनाइट इग्नियस जो रॉक है उसके कुछ उदाहरण हैं। ग्रेनाइट चट्टान हो गई, प्यूमिस हो गया,
ऑब्सिडियन हो गया। प्यूमिस जो होता है वो बनता है जब लावा जो है, मेल्टन रॉक और वाटर जो है, मतलब जो लावा वाला एरिया है वहां पर जो है जल जमा हो जाए, तो वो उस दौरान जो है अगर ज्वालामुखी क्रिया होती है तो उसके दौरान जो है प्यूमिस बनता है। अब बात करें, जैसे इसमें बात की हमने फंसी हुई गैस से बना हुआ लावा जो है विस्फोट का कारण होता है, जो ज्वालामुखी से बाहर निकलता है। अब हम बात करेंगे इग्नियस रॉक के प्रकार की। बसाल्ट क्या है? इग्नियस रॉक। आपको इसमें यही ध्यान रखना है। गैब्रो इग्नियस रॉक यानी आग्नेय चट्टान, ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान, ऑब्सिडियन आग्नेय चट्टान, प्यूमिस आग्नेय चट्टान, एक ब्रिमिका ये भी आग्नेय चट्टान, कॉन्ग्लोमेराइट ये भी लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, सेल, ये सब क्या है? आग्नेय चट्टान है। अब हम बात करेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स, यानी जमी हुई जो है, परत दर परत जमी हुई जो चट्टान, वो कैसे बनती। सेडिमेंट्री रॉक्स जो होता है, जब मिट्टी और अदर मटेरियल क्या होता है, इरोड होकर यानी आवर्धित होकर क्या होता है, पृथ्वी के अंदर जो है लेयर के रूप में क्या हो, सेटल हो जाता है। समय गुजरता रहता है, मटेरियल क्या होता है अंदर जो स्थित है वो अपरदित होता रहता है, और लेयर के ऊपर लेयर क्या होता है, जमा होता रहता है। इस प्रकार सेडिमेंट्री रॉक बनता है। लोअर लेयर जब क्या होता है, जब उस पर ज्यादा दबाव पड़ता है अपर लेयर के वेट के कारण, तब इस रॉक का उद्भव होता है। अब सेडिमेंट्री रॉक की बात करें, उसके एग्जांपल में सैंडस्टोन आ जाएगा, लाइमस्टोन आ जाएगा, सेल आ जाएगा, कॉन्ग्लोमेराइट आ जाएगा, जिप्सम आ जाएगा। सैंडस्टोन की बात करें तो यह सैंड जो होता है बीचेस पर और रिवर पर, उसके डिपोजिशन से बनता है। इसके अलावा मोस्टली डेल्टा जो रीजन होता है, रिवर फ्लो और ओशियन के कारण जो है यहाँ पर भी बनता है। ये सेडिमेंट्री रॉक्स की विशेषता है। अब हम बात करेंगे मेटामॉर्फिक रॉक यानी कायांतरिक रॉक, यानी एक फॉर्म से, यानी एक चट्टान जब दूसरे चट्टान में परिवर्तित हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, टू चेंज इन फॉर्म। एक्चुअल जो प्रोडक्ट होता है यानी रॉक होता है वो दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। जैसे मेटामॉर्फिक रॉक की बात करें तो ये ओरिजिनली अगर इग्नियस रॉक है और सेडिमेंट्री रॉक है, उसके अलावा ये क्या होगा, मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कारण है बहुत ज़्यादा तापमान और प्रेशर के कारण जब क्या होता है, अर्थ सरफेस के अंदर जाकर ये चट्टानों का क्रम बदल जाता है। अब बात करेंगे एग्जाम्पल में कुछ मेटामॉर्फिक रॉक की, तो मार्बल हो गया, स्लेट हो गया, सिस्ट हो गया, नीस हो गया, तो ये कुछ एग्जाम्पल है। अब वहीं लाइमस्टोन की मेटामॉर्फिक रॉक की बात करें तो ये जो होता है इंटरलॉक होता है मतलब दूसरे रॉक के साथ, और ये डेंसर होता है और हार्डर होता है कंपेयर्ड लाइमस्टोन। ये मेटामॉर्फिक रॉक का हिंदी रूपांतरण मैंने आपको दे दिया है, आप इसमें से पढ़ लीजिएगा। वही चीज़ जो मैंने इंग्लिश में पढ़ा है हिंदी में, वही आपको हिंदी में दिया है हिंदी के लिए। अब मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये क्रम आपको ध्यान रखना है, ये पूछता है। जैसे इग्नियस ये सेडिमेंट्री रॉक्स है, वो किसके इन्फ्लुएंस प्रभाव में आकर मेटामॉर्फिक रॉक में परिवर्तित होता है, यानी ग्रेनाइट का परिवर्तन प्रेशर के कारण किसमें होगा, नीस में। और वहीं क्ले और सेल है, वो प्रेशर पे पड़ने पर क्या होगा, ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा, सिस्ट में। अब वही सैंडस्टोन हीट बढ़ने के कारण किसमें आ जाएगा, क्वार्ट्स में परिवर्तित हो जाएगा। क्ले और सेल की बात, उस पर हीट का प्रभाव पड़ेगा तो क्या आपस में आ जाएगा, स्लेट और फाइलाइट में। कोल जो है उस पर ज्यादा हीट पड़ता है तो किसमें आ जाता है,
एंथ्रेसाइट या ग्रेफाइट में, ये आपको ध्यान रखना है। ध्यान तो वैसे सभी रखना है। कोल जो है हीट, अब हीट की वजह से किसमें, एंथ्रेसाइट और ग्रेफाइट, जब हीट और प्रेशर दोनों काम करता है तब किसमें आ जाता है, डायमंड। वही लाइमस्टोन की बात करें, उस पर हीट जब का प्रभाव पड़ता है तो मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये चार्ट आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है। अब डिफरेंट टाइप रॉक होते हैं तो उनका क्रम होता है। सबसे पहले क्या होता है, जो मेल्टिंग होता है, यानी मैग्मा बाहर आता है, लावा के रूप में मैग्मा आता है, ठंडा होता है, क्रिस्टलाइन होता है कूलिंग के द्वारा, किसमें बनेगा, इग्नियस रॉक में। फिर उस पर क्या होगा, अपर्दन होगा, अपक्षय होगा, निक्षेपण होगा, डिपोजिशन होगा। तो समय के साथ क्या होता है, परत दर परत जमा, तो वो सेडिमेंट्री रॉक में बन जाता है। और वही सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है, कंप्रेशन सीमेंटेशन के कारण क्या बनता है, सेडिमेंट बनता है। सेडिमेंट से क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक बनता है। सेडिमेंट्री रॉक पर जब क्या पड़ता है, तापमान और दबाव का प्रभाव पड़ता है तो क्या हो जाता है, उसका जो है कायांतरण हो जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक में बदल जाता है। फिर मेटामॉर्फिक रॉक मेल्ट हो जाता है, फिर वो मैग्मा में बदल जाता है। वही इग्नियस रॉक जो है मेल्ट होकर मैग्मा में बदल सकता है। सेडिमेंट्री रॉक भी क्या होता है, मेल्टिंग होकर मैग्मा में बदल सकता है। अब वहीं इग्नियस रॉक की बात करें तो हीटिंग और प्रेशर के कारण सीधे क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक में बदल सकता है। और मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है, वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन के कारण क्या होता है, सीधे सेडिमेंट पे बदल सकता है। लेकिन आप ये देख रहे हो सेडिमेंट्री रॉक सीधे इग्नियस रॉक में नहीं बदल सकता। इग्नियस रॉक के बारे में हमने देख ही लिया, कौन कौन से रॉक पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना। इग्नियस रॉक कैसे बनता हमने बताया, मैग्मा जो बाहर निकलता है लावा के रूप में से, प्राइमरी रॉक प्राथमिक चट्टान के नाम से भी जानते हैं। जब ये मैग्मा क्या होता है, सीधे ठंडा हो जाता है तो इसके जो मिनरल्स रहते हैं वो बड़े बड़े ग्रेन्स यानी दाने के रूप में जो है जमा होते हैं। जब धीरे धीरे ठंडा होता है तब बड़े बड़े दाने के रूप में, ये आपको फैक्ट ध्यान रखना है। जब मैग्मा क्या होगा, धीरे धीरे ठंडा होगा और गहराई में, तो क्या होगा, बड़े दाने के रूप में बनेगा, साइज में बड़ा होगा, यानी बड़े बड़े चट्टान के रूप में बनेगा। लेकिन वहीं जब सडन यानी अचानक ठंडा हो जाएगा अर्थ की सरफेस पर, तो छोटे छोटे टुकड़े में और बहुत स्मूथ ग्रेन यानी छोटे छोटे दानों में बनेगा। अंदर ठंडा होगा तो बड़े बड़े दानों में, बाहर ठंडा होगा तो छोटे छोटे दानों में। इग्नियस रॉक की बात करें तो ये जो सभी प्रकार की चट्टान होती है तो उसमें सबसे पुरानी चट्टान होती है, क्योंकि इसी से सारी चट्टान बनती है। ग्रेनाइट, पिग्मेटाइट, बसाल्ट, ये कुछ एग्जाम्पल है। और ग्रेनाइट इग्नियस रॉक दो टाइप की होती है, एक तो इंट्रूसिव होती है यानी आंतरिक रॉक्स होती है जैसे ग्रेनाइट, एक एक्सट्रूसिव होते हैं यानी जो बाहर आके जमा होते हैं, बसाल्ट और डेक्कन ट्रैप। ग्रेनाइट जो होता है वो बसाल्ट की अपेक्षा, ग्रेनाइट जो है बसाल्ट की अपेक्षा क्या होता है, कम डेंसर होता है, यानी इस तरह रहेगा। बसाल्ट क्या होगा, डेंसिटी ज्यादा होगी, ग्रेनाइट की डेंसिटी कम होगी। अब वहीं आंतरिक जो है आग्नेय चट्टान की बात करें तो आंतरिक आग्नेय चट्टान जो है जब मैग्मा निकलता है और ठंडा होता है, कहाँ, क्रस्ट में ही, यानी पृथ्वी के अंदर ही क्रस्ट में ही ठंडा हो जाता है, तो उसे आंतरिक चट्टान कहते हैं। इसके द्वारा बहुत सारे ज्वालामुखी द्वारा बहुत सारे लैंडफॉर्म भी बनते हैं पृथ्वी के अंदर, उसको आगे देखेंगे। इग्नियस रॉक के बारे में ये हिंदी में है और ये आंतरिक चट्टान के बारे में दिया गया है। अब देखेंगे जो आंतरिक चट्टान बनती है या इंस्टिट्यूटिव रॉक बनता है, यानी जो पृथ्वी के अंदर क्रस्ट में मैग्मा ठंडा होकर बनती है, तो कौन कौन से विशेषताएं या लैंडफॉर्म बनाती है। सबसे पहले बैथोलिथ, इसके पहले हम आपको बता दे रहे हैं, इसकी संरचना जरूर ध्यान रखिएगा।
कि ये किस प्रकार से है या इसका क्रम। उसने पूछ लेगा कि बैथोलिथ पृथ्वी के अंदर बनने वाला जो आंतरिक आग्नेय चट्टान है वो सबसे नीचे परत में पाया जाता है। तो बैथोलिथ, लेकोलिथ क्या होगा? लेकोलिथ इसके ऊपर होगा और ये अर्ध गुंबदाकार होता है। और लेपोलिथ जो होता है ये क्या होता है? कर्व के रूप में होता है, तस्तरी नुमा होता है। और ये आप देख रहे होंगे ये वेंस यानी जो एक आके ये लंबवत रूप में जमा हुई है मैग्मा, इसे डाइक रूप में कहते हैं। और ये जो इतनी बड़े आकार में जमा हुई इसे स्टॉक कहते हैं। ये जो वेंस यानी दरारों में आकर सीधे लंबवत रूप में मैग्मा जमा हुई उसे डाइक कहते हैं। यही हॉरिजॉन्टल की बात करें जो मैग्मा आके जमा हुआ है पतले परत के रूप में सिल कहते हैं। तो ये आंतरिक संरचना के बारे में हो गया। बैथोलिथ के बारे में बताया ये लार्ज रॉक होता है यानी बहुत बड़ी मात्रा में पृथ्वी के अंदर क्रस्ट में जो मैग्मा जमा हो सबसे निचली परत है। और ये ठंडा होकर जो है सॉलिडिफाई होता है, हॉट मैग्मा पृथ्वी के अंदर होता है, ये भी बात कर ले हैं। और ग्रेनाइट का ओरिजिन यहीं से होता है। लेकोलिथ की बात की है कि ये डोम शेप में होता है, ये तो बात कर ही लिए हैं। कर्नाटका प्लेटू किसका उदाहरण है? लेकोलिथ का। अब आप कहेंगे एक तो बता रहे हैं आप कि ये पृथ्वी के अंदर होता है, वहीं मैग्मा जो है ठंडा होता है। तो भैया ये भी तो होता है क्या कि ये इरोड भी तो होगा समय के साथ। क्या चट्टान, पृथ्वी की चट्टान जो बन गई है समय के साथ वैसे ही है। पृथ्वी की बाह्य क्रिया द्वारा यानी एक्सोजेनिक प्रोसेस के द्वारा पृथ्वी की जो ऊपरी चट्टान वो निकल भी तो रही है। तो ये लेकोलिथ जो है बाहर आके कर्नाटका प्लेट के रूप में, पठार के रूप में आपको दिखेगा। वहां पर बहुत सारे डोम हिल्स बने हुए ग्रेनाइट रॉक से बने हुए पाए जाएंगे। एक्सप्लोरेशन होता है इनका मतलब परत दर परत ये खुलती रहती है। लेपोलिथ जो होता है जब मैग्मा ऊपर की तरफ जो है आता है तो वो कॉन्केव शेप में जमा हो जाता है, उसे लेपोलिथ कहते हैं। सिल मैंने बताया हॉरिजॉन्टल लावा लेयर होता है और जो पतला लेयर होगा उसे शीट कहेंगे और उससे मोटा होगा उसे क्या कहेंगे? सिल कहेंगे। तो ये बेसिक अंतर है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये इसका हिंदी रूपांतरण है, जिसको देखना हो वीडियो पॉज करके देख सकता है। डाइक की बात करते हैं तो डाइक की से मैंने बात की, मैग्मा जो है वेंट में लंबवत रूप में आकर जमा हो जाता है परपेंडिकुलर ग्राउंड में, ठीक है। क्रैक्स, दरार, ये एकदम दीवार की तरह होता है। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो आपको पश्चिम महाराष्ट्र में एरिया में आपको ये मिलेगा और डेक्कन ट्रैप में आपको ये संरचना मिल जाएगी। ये सेडिमेंट्री रॉक की बात करें, इसे डेट्रियल रॉक भी कहते हैं। और ये डेन्यूडेशन यानी अपर्दन और अपक्षयण के जो है, इसमें अपर्दन प्लस अपक्षयन जो होता है उसके सम्मिलित प्रयोग को क्या कहते हैं? अनाच्छादन कहते हैं। तो ये अनाच्छादन के फलस्वरूप ये सेडिमेंट्री रॉक बनता है। पूरे पृथ्वी पर 5% पाया है और इसकी जो मोटाई होती है वो वेरी करती है, डिफरेंट पृथ्वी के पार्ट पर डिफरेंट होता है। और एग्जाम्पल मैंने सैंडस्टोन सेल की बात कर ही ली है। आइस डिपॉजिट जहां होता है सेडिमेंट्री रॉक में, जहां पर आइस डिपॉजिट पाया जाता है उसे टिल कहते हैं। उसे सेडिमेंट्री रॉक क्या कहते हैं? टिल कहते हैं। ये भी क्वेश्चन में पूछा गया टिल। और वहीं जो विंड डिपॉजिट द्वारा सेडिमेंट्री रॉक बनता है, सेडिमेंट्स बनते हैं, उसे लोएस कहते हैं। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। तो सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बना है उसके हिसाब से अगर इसे क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो मैकेनिकली यानी यांत्रिक रूप में बना सेडिमेंट्री रॉक्स वो क्या है? सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमेराइट, लाइमस्टोन, शेल, लोएस,
और वहीं ऑर्गेनिक रूप में जो बना है सेडिमेंट्री रॉक्स, वो गेस्टेराइट्स है, चॉक है, लाइमस्टोन, कोल है। और रासायनिक रूप में बना हैलेटाइट, पोटास। तो ये इसका सेडिमेंट्री रॉक का हिंदी रूपांतरण, आप इसको देख लीजिएगा। मेटामॉर्फिक रॉक की बात कर ली, चेंज फॉर्म की बात कर ली, कैसे कैसे बनता है ये टेबल हम लोग देख चुके हैं। प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के फलस्वरूप मेटामॉर्फिक रॉक जो है अपना कायांतरण करता है। अब हम लोग बात करेंगे रॉक साइकिल की, यानी जो ये इग्नियस रॉक से क्या बना, सेडिमेंट्री रॉक से क्या बना, मेटामॉर्फिक रॉक से क्या बना, फिर से इग्नियस रॉक। तो ये साइकिल कैसे काम करती है इसको हम देखेंगे। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। ओल्ड रॉक, पुरानी चट्टान जो है न्यू चट्टान में परिवर्तित हो जाती है। इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टान जो है सेडिमेंट्री रॉक यानी रूपांतरित जो परत्ती चट्टान है उससे और कायांतरित चट्टान में परिवर्तित होती है। ये एक दूसरे का साइकिल चलता रहता है। अब बात करें आग्नेय चट्टान और जो रूपांतरित चट्टान है वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में जो है यानी कायांतरित चट्टान में बदल सकती है। अगर वहीं जो है क्रिस्टल यानी कठोर जो चट्टान है उसकी बात करें तो इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। क्रिस्टल यहां मतलब पृथ्वी के क्रस्ट वाली। इंटीरियर, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो है सबडक्शन, सबडक्शन मैं आपको सबडक्शन समझाऊं तो जब मैग्मा की उत्पत्ति कैसे होगी, जब दो प्लेट टकराएगी। दो प्लेट टकराती है तो एक प्लेट नीचे जाती है, एक प्लेट ऊपर आती है, यानी डेंस प्लेट नीचे चली जाएगी, जो हल्की रहेगी और क्या करें उसके ऊपर चढ़ जाएगी। जैसे जैसे सबडक्शन यानी पृथ्वी की गहराई तक ये प्लेट जाएगी तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगी, तापमान बढ़ेगा, तो ये क्या होगा, टूटने लगेगी। टूटने लगेगी जैसे जैसे प्रेशर रिलीज होता जाएगा, क्योंकि जब चट्टान टूट रही है तो प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो धीरे धीरे मैग्मा पिघलने लगेगा। जब मैग्मा यह पिघला तो यहां पर एक कन्वेक्शन जोन बनेगा जिसकी वजह से यह मैग्मा ऊपर की तरफ उठेगा। अब मैग्मा ऊपर उठा तो ये ज्वालामुखी के रूप में, लावा के रूप में ऊपर आएगा। ठीक है, तो यही कहा सबडक्शन प्रोसेस। तो क्या होता है, वो मेल्ट हो जाता है चट्टान, तो ये मैग्मा के रूप में बदलता है। ये ओरिजिनल क्या होता है, इग्नियस, आग्नेय चट्टान का सोर्स होता है। तो ये आपको पता चल गया कैसे सबडक्शन जोन इसका यही है जहां भी ये मेल्ट होता है चट्टान टूटकर। अब ये मेटामॉर्फिक रॉक और रॉक साइकिल का हिंदी रूपांतरण, इसको आप देख लीजिएगा। मैंने इसके बारे में बात कर ली है, रॉक साइकिल की कैसे कैसे चेंज होता है, तो आप वीडियो पॉज करके कैसे होता है ये आप देख लीजिएगा। मैंने बताया कि मैग्मा निकला, मेल्ट होके ऊपर आया, ठंडा हुआ और उसे आग्नेय चट्टान कहेंगे। फिर जो क्या हुआ, अपर्दन, अपक्षेपण, निक्षेपण की क्रिया हुई, ये क्या होती है हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर वो सेडिमेंट के रूप में, फिर उसका कंप्रेशन, सेडिमेंटेशन हुआ सेडिमेंट्री रॉक में। फिर उस पर क्या हुआ, तापमान और प्रेशर का प्रभाव पड़ा, फिर वो कायांतरित हो गया, फिर वो मेल्ट हो गया मैग्मा के रूप में। तो ये क्रम चलता रहता है। इग्नियस रॉक के बारे में हम लोगों ने देख ही लिया था, ये चट्टानें पाई जाती है, वीडियो पॉज पर करके देख लीजिएगा। अब हम देखते हैं कि ये जो चट्टान होता है इससे मिट्टी कैसे बनती है। तो मिट्टी कुछ नहीं है, यही जो चट्टान होते हैं बड़े बड़े, पहले चट्टान कैसे बना, छोटे छोटे जो मिनरल्स पाए जाते हैं उनका 3D डायमेंशन होता है, चट्टान बन जाते हैं। फिर क्या होता है, इन्हीं चट्टानों का टूटन होता है, या फिर समय के साथ क्या होता है, ये डिसइंटीग्रेशन यानी अलग होते हैं। किसके कारण अलग होते हैं, क्लाइमेट के प्रभाव में आकर, यानी जलवायु के प्रभाव। अब जलवायु के प्रभाव में वर्षा हो रही है, ठंडी, गर्मी, गर्मी में क्या होता है, चट्टान फैलता है, ठंडी में क्या होगा, सिकुड़ेगा।
इसके फलस्वरूप क्या होगा, चट्टान में दरार आ जाएगी। चट्टान में दरार आई क्या होगा, चट्टान टूट जाएगा। ये चट्टान आधा अलग हो गया, ये चट्टान आधा अलग हो, फिर ये टूटेगा, फिर अलग होगा। अपर्दन की क्रिया हो रही, मौसम का प्रभाव पड़ रहा है, ये छोटे छोटे टूटता चला जाएगा। लेकिन मिट्टी बनने की प्रक्रिया एक बहुत लंबी प्रक्रिया, लाखों वर्षों की प्रक्रिया है। अब बात करेंगे, यही बात हो रही है, वर्षा का जल इस पे क्या होता है, जो उसमें रॉक के चट्टान के एलिमेंट होते हैं उससे प्रभाव होकर और तापमान से प्रभावित होकर वो क्या दरार पड़ जाती है, यही बताया हमने। अब उससे फ्रीजिंग यानी ठंडी के समय में क्या होता है, दरार पड़ जाती है। अब जो क्या होता है, चट्टान होती है उस पर जो छोटे छोटे पौधे जमा होते हैं या बनते हैं काई के रूप में, यानी पॉनियर मतलब जो पहले चट्टान पर यानी सबसे पहले क्रम में उत्पन्न होने वाले वेजिटेशन, उनको पायनियर कहते हैं। लीचेस होता है, वो रॉक पर सेटल हो जाते हैं, जो उनके रूट होते हैं। समय के साथ क्या होते हैं, प्लांट की रूट बढ़ती है तो उनके कारण क्या होता है, उनमें दरार पड़ जाती है। मतलब रॉक का क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन मतलब अलगाव हो जाता है। और जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वो वहां पर वो जो डिसइंटीग्रेशन हुआ, रॉक टूटा, उसके बीच में क्या होता है, इकट्ठा होना चालू हो जाते हैं। समय के साथ क्या होता है, जो रॉक होता है वो डिसॉल्व होता जाता है और ट्रांसफॉर्म होता है सॉइल के रूप में। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल लोहे की बात करें तो ये क्या होता है, समय के साथ ऑक्सीडाइज होता है और फिर क्या पार्टिसिपेट करके आयरन ऑक्साइड बनता है, फिर हाइड्रो ऑक्साइड। तो क्या होता है, जब जिस सॉइल में क्या होता है आयरन के ऑक्साइड पाए जाएंगे, उस सॉइल का कलर क्या होता है, रेडिश लाल रंग का होगा। जो सॉइल आपको लाल रंग की दिखे आपको पता चल जाना चाहिए वहां पर जो है क्या, लौह की या लोहे की मात्रा ज्यादा है। या फिर क्या होगा, येलो पीला और ब्राउन कलर होगा। ये उसका हिंदी रूपांतर जो मैंने पढ़ाया। अब इसमें वही चीज समझ है, ये पेरेंट रॉक है, यानी एक चट्टान है जो न टूटी है न फूटी, छोटे छोटे मोसेस लीजेस आ गए। समय के साथ इस पे बरसात हो रही है और केमिकल और ऑर्गेनिक का प्रभाव हो रहा है। क्या बन रहा है, जड़ नीचे जा रही, दरार पड़ गई। फिर ऑर्गेनिक मटेरियल क्या हुआ, इसके क्या हुआ, अंदर इकट्ठा होने लगे मिनरल। फिर ये दरार पड़ने क्या हुआ, चट्टान जो है टूटती गई। फिर ये आप जो सी होरिजन देख रहे हैं, यहाँ पे एक जो है पैरेंट चट्टान सबसे निचली चट्टान होती है, कठोर चट्टान होती है, एक सतह बनती चली जाती है। फिर ये ए होरिजन में आ जाता है। इसको हम सॉइल फॉर्मेशन जब एनवायरनमेंट पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। सॉरी, आप देख रहे होंगे पौधे बड़े हो गए, ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पर आ गया, पत्तियां आ गई। ये पत्तियां टूट कर यहाँ पर आती हैं, सबसे ऊपर वाले स्तर पर गिरती हैं। तो यहाँ का कलर इस निचले परत की अपेक्षा ज्यादा गाढ़ा होता है, ह्यूमस की मात्रा ज्यादा होती है क्योंकि इसका पत्तियां पर सड़गल कर जो बनती है। समय के साथ ये ह्यूमस की मात्रा निचले परतों में चली जाती है। फिर ये देख रहे होंगे आप, पत्थर टूटते जा रहे हैं। फिर ये पेरेंट रॉक, ये पतली परत नीचे पड़ती है। इस प्रकार से जो है सॉइल का निर्माण होता है। ये हो गया पेरेंट रॉक। ये आप जो लेयर ओ ऑर्गेनिक लेयर, यानी यहाँ पे वेजिटेशन आपको मिलेगा, ऑर्गेनिक मैटर मिलेंगे। फिर ये जो उसकी अपेक्षा ये जो होता है डार्क, यहाँ पर ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। ये मिक्स्ड लेयर में आता है। ये ए सरफेस, बी सरफेस यानी सब सॉइल सरफेस, सी सरफेस और बेड रॉक, कठोर चट्टान, पेरेंट रॉक के रूप में डिवाइड किया जाता है। तो आज की क्लास आपकी यहीं पर समाप्त होती है, जिसमें हमने आपको मिनरल्स के बारे में बता दिया, मिनरल्स कैसे बनते हैं, रॉक कैसे बनता है, अधात्विक धात्विक खनिज क्या होते हैं, यहाँ तक कि सॉइल कैसे बनता है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब हमने रॉक के बारे में समझ लिया, अर्थ के इंटीरियर फीचर्स के बारे में समझ लिया, यानी पृथ्वी के अंदर जितनी घटनाएं होती हैं वो सब मैं समझ चुके हैं। पृथ्वी कैसे बनी ये भी समझ चुके हैं, पृथ्वी के अंदर कैसी घटनाएं ये भी समझ चुके हैं, पृथ्वी के अंदर
रॉक या चट्टान मिनरल्स कैसे आ रहे हैं ये भी समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी के अंदर जो ऊपर जो इन रॉक्स के मिलाकर एक प्रकार से क्रस्ट जो बना है, पृथ्वी का क्रस्ट, महाद्वीपीय क्रस्ट, ओशियन क्रस्ट, ये कैसे एक दूसरे से अलग और मिले और बिछड़े, इनको समझेंगे। महासागर कैसे बने, इनको समझेंगे। फिर आएंगे हम लोग प्लेट टेक्टोनिक। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास पर पढ़ रहे हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिए। आपको इस पर पूरे जीएस की क्लास मिलेगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मेंस की जो भी जैसा रहेगा पीटी का, और ये ऐसा नहीं है कि हम आपको जो है जो मर्जी वो देंगे, हम आपको क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी देंगे ताकि आपको जो जिज्ञासा रहेगी वो शांत हो पाए। क्योंकि मुझे पता है कि एक जो स्टार्टिंग तैयारी करने वाला है उसके मन में क्या क्या जिज्ञासा रहती है, क्योंकि मैं भी उसी दौर से गुजरा हूँ। तो सारी अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप चैनल स्टडी एंड ईडीयू पर मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पर। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा।